हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून जी। हाँ भाई। हाँ, अब ऐसे थोड़ी याद है बच्चा। थर्ड फोर्थ जिसमें टर्शरी कुछ समथिंग बना रखा था, ऐसे लाइनें खींच के ऐसे कुछ। हम्म। ये टर्शरी है तो करेगी। टर्शरी तो अमोनिया के साथ ही कर लेता है। टर्शरी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी कर लेता है, टर्शरी सोडियम के साथ भी कर लेता है, अमोनिया के साथ कर लेता है। सोचो अमोनिया के साथ। अमोनिया से तो केवल स्ट्रॉन्ग ही है ना। और बताओ कोई बात। हम्म? अच्छा बताओ, सिनॉप्सिस से चलना है एनसीईआरटी से चलना है? श्योर है आप लोग, कंफर्म्ड है? चलो। जो अंशिका वाला क्वेश्चन था ना मेरे पास, उसके अंदर जो NH2 है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसमें से सेकंड ही बन रहा है जो तुमने मेरे को भेजा था। तो NH2 OH में कन्वर्ट हो गया, बस वो तो सिंपल। प्राइमरी अमाइंस व्हेन रिएक्ट विद HNO2। तो नाउ उसमें आपके पास, क्योंकि NH2 जिस साइड था उसी साइड जाएगा। अब इसमें अगर दो आंसर दे रखी होती है ना, पहला और दूसरा दोनों, तो मैं पहला दूसरा दोनों इसलिए उठाता ना क्योंकि जिसपे मैंने अटैक करवाया वो कार्यल है। लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं उसने, तो मेरे को सीधा सीधा आंसर इसका इन्वर्जन भी नहीं हो सकता। पहला आंसर ठीक रहेगा बच्चे इसका। तुम पहले और दूसरे में कंफ्यूज रही होगी ना मेरे ख्याल में। चल, बोलो बोलो। चलो, और तो कुछ नहीं है। चलो भी देखना भी, साथ साथ में इसके ना नोट्स बनाते रहना, क्योंकि हमें टोटल 12 लेक्चर मिलेंगे अगली बार ना। पी ब्लॉक के 8 लेक्चर और 4 लेक्चर आपको मिलेंगे सरफेस केमिस्ट्री के। ठीक है। फिर ये दोनों में नंबर 1, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ का रखे हुए हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक रखे हुए हैं। ठीक होगी बात इतनी इतनी। और जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP 1 to 6 हो गया बच्चे। इसमें भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होएगा। अब देखो जी, 13 to 18 है पीरियोडिक टेबल के अंदर। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP 6 है, एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम नोबेल गैस कंसीडर होगा प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। हीलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप सारे समझदार बच्चे हो, 1s2। इसकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, बट इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैच नहीं करता। नोबेल गैसेस के साथ इसकी प्रॉपर्टीज मैच करती है। हीलियम सबको पता है नोबेल गैस है, प्रॉपर्टीज मैच करती है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं करता। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं जी वो, द प्रॉपर्टीज ऑफ p block एलिमेंट्स लाइक दैट ऑफ अदर्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एटसेट्रा। ठीक है ना। वो जो जो पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज है उससे इनकी भी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होंगी। क्लियर है। तो इस बात को लिखने की मुझे लगता नहीं नीड है। अगर इस पे मैं सोचूं भी ना भी क्या क्वेश्चन मुझे दे सकता है, तो इस पे बनेगा नहीं। जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन बन जाना है, जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन बन जाना है। इसके अलावा हीलियम नोबेल गैस है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं कर रहा। क्लियर। तो पी ब्लॉक एलिमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली नहीं, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। इस पे क्वेश्चन बन जाना है। चलो थोड़ा सा और सोचते हैं। द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द सेकंड पीरियड, लो जी थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं। आपका जो सेकंड पीरियड है कंप्लीट, यहां आपके पास एब्सेंस ऑफ द
एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, तो इससे क्या होएगा, आप सब समझदार हो इस मामले में। जहां डी ऑर्बिटल्स की एब्सेंस हो, क्लियर ना, जहां डी ऑर्बिटल्स की एब्सेंस हो तो वहां उसका एक्सपेंशन ऑफ वैलेंसी नहीं हो पाता, एक्सपेंशन ऑफ वैलेंसी इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है जी, और काफी सारी प्रॉपर्टीज उससे अफेक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, ठीक है, तो देखो वहां आपके पास डी ऑर्बिटल्स हैं, और जहां जहां डी ऑर्बिटल्स हैं उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज एक्सपेंशन भी चली जाएंगी। आप देखो ना, फोस्फोरस अपनी वैलेंसी को 6 तक एक्सपेंड कर सकता है, फोस्फोरस की वैलेंसी 6 तक एक्सपेंड कर सकती है। क्यों एक्सपेंड कर सकती है जी, उसकी वजह है क्योंकि उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है। नाइट्रोजन नहीं कर सकता ये हरकत, नाइट्रोजन के साथ ये हरकत नहीं हो सकती है, लेकिन कौन कर सकता है, फास्फोरस कर सकता है, ये लिखा हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इन एडिशन प्रेजेंस ऑफ ऑल द थ्री टाइप ऑफ, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सारे हैं, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, और मेटलॉइड्स भी, ठीक है जी। ये सारे के सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड सभी हैं इसके अंदर, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। उसने कहा जी हैविंग लर्न द केमिस्ट्री ऑफ, ये आगे हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 13-14 पिछले साल चले गए 11वीं में, इस बार हमारे पास ग्रुप नंबर 15 16 17 18 है। तो एक बार हम जल्दी से नजर मार लें, यहां मैंने लिखा 13, यहां लिखा 14, यहां एक सेकंड रुकना, एक पिछला पेज लेता हूं मैं, पिछला पेज, एक पेज ऐड कर रहा हूं। यहां मैंने लिखा 13, यहां 14, 15 16 17 18, ठीक होगी बात। इसके बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम मेंबर्स हैं, ये पिछले साल चले गए। जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बच्चे जानते हैं NS2 NP1, ठीक। इसके साथ कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन एंड लेड, ये लास्ट ईयर चले गए। NS2 NP2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक होगी बात। उसके बाद यहां नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनका ना एक स्पेशल नेम है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो बच्चों को पता है NS2 NP3 है, इनको हम लोग पिनिकोजन्स भी बोलते हैं। पिनिकोजन्स का मतलब होता है सफोकेटिंग ओडर, जैसे अमोनिया ना, अमोनिया की स्मेल से दम घुटता है हमारा, सफोकेटिंग ओडर, तो सफोकेशन देते हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया पिनिकोजन्स। अगर किसी को पिनिकोजन का मतलब लिखना हो तो लिख लेना सफोकेटिंग ओडर ऑफ द कंपाउंड, जैसे अमोनिया है, ये आपके पास सफोकेटिंग ओडर देता है, सफोकेशन करता है, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया है, पिनिकोजन्स। अगर सुन समझ पा रहे हो तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, पोलोनियम के बारे में जनता जानती है, रेडियो एक्टिव है, 84 नंबर पे आ रहा है, ठीक है जी। इनके बारे में हम जानते हैं, इनको बोलते हैं सी, पहले तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन समझ लो, NS2 NP4 हो गया, इनका नाम रखा गया CHALCOGENS, कैल्कोजेंस। ये जेई 2021 के 7-8-10 पेपर हुए थे, उसी के अंदर था एक क्वेश्चन। ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज, और इसका मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ओर फॉर्मिंग। आपकी मेटलर्जी में आपने देखा था ऑक्सीजन के भी, सल्फाइड के भी, PbS, ZnS, HgS, ये बनते ही हैं आपके पास, ठीक है ना। चलो, यहां फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इनके बारे में सारी दुनिया जानती है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5 है, इनको हम हेलोजेंस बोलते हैं, और हेलोजेंस का मतलब हो गया सोल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, सोल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। और यहां आपके पास नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन एंड रिटोन, इसको आप जानते हो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस दीज आर नॉट रिएक्टेड,
इनका नाम है नोबेल गैसेस। समझ गए इस बात को? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसको लेकर आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। हाँ जी। अब देखो बच्चे, यहां से ना इस टाइप से एक लेटर शेप नीचे उतारेंगे हम लोग, ठीक है? और जो इस लेटर के आसपास आ गया ना, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम टाइप से, ये सारे के सारे जो ग्रीन शेडेड हैं, या फिर ऐसे मान लो इस टाइप से, ये सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं। तो ये जो लेटर है आपके पास, ये स्प्लिट कर रही है नॉन मेटल्स को, मेटल्स को, और इस साइड में आपके पास क्या हो जाएंगे? मेटलॉइड्स। ठीक है जी, नॉन मेटल, मेटलॉइड, मेटल्स, ये स्प्लिटिंग कर रहे हैं। और इस लेटर के आसपास जो आएंगे वो मेटलॉइड्स होंगे, लाइक आपका सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। आपने सीखा भी था, जोन रिफाइनिंग मेथड था इनको प्योरीफाई करने का, अल्ट्रा प्योर मेटल अगर बनाना हो तो। ठीक है जी, चलो। तो ये सारा का सारा उतर गया आपकी कॉपी में, क्योंकि इसमें ना काफी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की भी इन्फॉर्मेशन है, पिनिकोजेंस, कैल्कोजेंस, हेलोजेंस, नोबेल गैसेस, इसकी भी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है जी, चलो। अब ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स तो पता चल गए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम। जरूर लिख लेना, ये नई एनसीईआरटी में ऐड हो रखा है। नई एनसीईआरटी मैंने डाउनलोड की थी, 21-22 लिखा हुआ उसके नीचे। तो मॉस्कोवियम, अगर आपके पास भी वो है तो उसे मॉस्कोवियम चेक कर लेना, लिखा हुआ है मॉस्कोवियम। ठीक है। एज वी गो डाउन द ग्रुप, देयर इज शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटल टू मेटल। अब मैं लिख दूं जी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम। क्लियर है? वैसे तो कोई इतना खतरनाक नीड है नहीं, फिर भी आप लिखने को लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ चलूंगा ना, तो मेरे पास बिस्मथ तक का ही जिक्र रहेगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उन्हीं की प्रॉपर्टी। क्योंकि वैसे भी आपको पता ही है, सो 92 के बाद सारे रेडियो एक्टिव है, 92 के बाद सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। तो स्टार्ट के दोनों कौन है भाई? नॉन मेटल्स। क्लियर? अगले दोनों कौन है भाई? मेटल्स, मेटलॉइड्स। ठीक है। और ये भाई साहब क्या है जी? मेटल। नॉन मेटल टू मेटलॉइड, नॉन मेटल, नॉन मेटल टू मेटलॉइड टू मेटल, शिफ्टिंग कर रहे हो आप धीरे धीरे, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। और मोस्कोवियम को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना बस, ज्यादा से ज्यादा। चलो जी, फिर आपसे क्या कह रहा है वो? अकरेंस। तो ये तो हमारे पास ग्रुप नंबर 15 का हल्का सा इंट्रोडक्शन हुआ, और उसके बाद इनकी अकरेंस की बात कर रहे हैं। इग्नोर किसी भी बात को नहीं कर सकते, कम से कम एनसीईआरटी में से इनऑर्गेनिक को, ये बात ध्यान रखना। हर जगह हेल्प लग जाएगी, टर्म 1 12वीं का, टर्म 2 12वीं का, और नीट गारंटी लिखवा लो, इसी में से पेपर बन जाना पेपर। पुराना रिकॉर्ड ये बोलता है। और हम क्या करेंगे साथ साथ में, ग्रुप 15 खत्म होती, ग्रुप 15 के सारे क्वेश्चन पीएमटी वाले 2021 के उठा के यहाँ ले आएंगे, सोल्व कर लेंगे। लो जी, कर क्या रहा है? मोलिकुलर नाइट्रोजन, सबसे पहले नाइट्रोजन की बात कर ले, सारी दुनिया जानती है 78% बाय वॉल्यूम। क्लियर है? हमारे एटमोस्फियर में, हमारे अराउंड है, इन द एटमोस्फियर, हमारे अराउंड ये 78%। और मुझे बोलने की नीड नहीं है, बच्चों को पता ही है। अर्थ क्रस्ट में सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में मिलता है। इन द अर्थ क्रस्ट, इन द अर्थ क्रस्ट, इन द अर्थ क्रस्ट इसकी जो प्रेजेंस है वो दो सोल्ट्स के फॉर्म में मिलती है। एक है आपके पास NaNO3, दूसरा आपके पास KNO3। जो NaNO3 है ना, NaNO3, इसको हम लोग एक नाम देते हैं चाइल्ड सोल्ट पीटर, CHILE, सोल्ट। तो सोल्ट के बारे में लिखा हुआ है PETRE, और नीचे वाले को बोला हुआ है इंडियन सोल्ट पीटर। ठीक है जी। और इंडियन याद कर लेना के से। इंडियंस का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा ब्लैक कॉम्प्लेक्शन होता है ना, तो इंडियन काले।
ऐसे याद कर लेना। इनऑर्गेनिक का ऐसे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हमारे पास सोडियम की नाइट्रोजन की प्रेजेंस हो गई है हमारे अराउंड 78% पड़ा ही है, क्लियर। और KNO3 में, इसके अलावा NaNO3 में। और मैचिंग टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा तो सोल्व कर देना कि इंडियन किसके साथ जुड़ा हुआ है और चाइल्ड सोल्ट पीटर किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे करके कनेक्ट। और आपने देखा होगा 2021 के पेपर में मैचिंग टाइप के 2 क्वेश्चन भी थे, करवाते हैं मैचिंग वो लोग ना, ठीक है, हर वैरायटी डाल रहे हैं। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, तो अभी ताजा ताजा प्रोटीन पढ़ा ही है, अभी तो टेस्ट पेंडिंग है उसका, अमाइनो एसिड्स के अंदर, क्लियर है। तो अमाइनो एसिड्स के अंदर आपको पता है ये सी लिखा, यहाँ आपने COOH लिखा, यहाँ NH2 लिखा, हाईलाइट कर दिया, H है, R है। मुझे तो नाइट्रोजन से मतलब था, नाइट्रोजन अमाइनो एसिड्स के अंदर भी है, ठीक होगी बात। अब फोस्फोरस की बात कर लें भाई। फोस्फोरस, फोस्फोरस आपको सी, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं फिर उसको थ्राइस कर दूंगा, Ca3PO4 होल ट्वाइस। इसका 3 गुना, वैसे इसका नाम है कैल्शियम फोस्फेट, अगर आपको पता हो तो। इसका नाम है कैल्शियम फोस्फेट। इसका 3x किया तो Ca9 हो गया, PO4 यहां 6 हो गया। और एक होती है एपेटाइट फैमिली, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्मूला ऑफ एपेटाइट फैमिली, ये आया हुआ है 2021 में आया हुआ है, लेकिन नीट में नहीं, जेई में आया हुआ है। तो किसी लाइन को भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे इसके बारे में वर्ड टू वर्ड बात करनी पड़ रही है। 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। एपेटाइट फैमिली का फॉर्मूला बताएं, तो आपका आंसर होता है Ca9PO4 होल 6 डॉट Ca(X2), ये एपेटाइट फैमिली का फॉर्मूला है। तो जो एक्स पड़ा है ना, एक्स, इस एक्स की जगह पे ऐसे नहीं कि हम हेलोजन ही लगा रहे हैं, हम यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन और OH भी लगा सकते हैं। मान लो तुम यहाँ पे एक्स की जगह फ्लोरीन लगा लो, तो इसका पूरा नाम पता है क्या हो जाएगा, फ्लोर एपेटाइट। एग्जाम्पल डाले, Ca9PO4 होल 6 डॉट CX2 की जगह पे CaF2 कर देते हैं, इसका नाम पता है क्या हो जाएगा, फ्लोर एपेटाइट। इसको बोल दोगे आप लोग फ्लोर एपेटाइट या फ्लोरो एपेटाइट, ठीक है जी। और अगर इसकी जगह पे मैं हाइड्रोक्साइड कर दूं, वेरी गुड, इसको आप बोल दोगे हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये हमारी जो दांतों की इनेमल है ना, नाम सुना है? दांत, दांत जानते क्या होते हैं? हाँ, वो जो भी अब नीचे के दिख रहे हैं, ठीक है, इसी को दांत बोलते हैं। तो ये इसकी जो इनेमल है, इसकी जो हार्ड कवर है, वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना हुआ है। एक चैप्टर था हमारे पास आयोनिक इक्विलिब्रियम, क्लास 3 11th, उसमें था ली चैटलियर प्रिंसिपल। उसमें लिखा हुआ था अगर हम थोड़ी स्वीट्स खाए ना तो हमारे मुंह के अंदर फर्मेंटेशन होता है, ग्लूकोज जो भी सुक्रोज मुंह में जाएगी, उससे फिर CO2 निकलती है, CO2। इसके साथ में H+ बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर। वो जो H है ना, H, वो इससे रिएक्ट कर करके आपकी दांतों के इनेमल को खराब करता है। तो इसको ली चैटलियर प्रिंसिपल के एग्जांपल में डाला हुआ था कि रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक होगी बात। अच्छा जी, फ्लोर एपेटाइट हो गया। विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द फॉस्फेट रॉक्स, फ्लोर एपेटाइट विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फॉस्फेट रॉक्स। तो कुल मिलाकर इसके आगे मैं फॉस्फेट रॉक्स भी लिख रहा हूँ, जिससे कुछ भी चीज ऐसी ना बचे, क्योंकि आप अगर इसको पढ़ रहे हो तो फिर मुझे लगता है 100% ही पढ़ना चाहिए आपको फॉस्फेट रॉक्स, ठीक होगी बात। फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल प्लांट मैटर, लाइन बेकार है ये। इट इज प्रेजेंट इन द बोन्स एज वेल, तो यहाँ फॉस्फोरस लिखा, ये बोन्स का पार्ट भी है, क्लियर ना। एज वेल एज लिविंग सेल, ये लो जी लिविंग सेल का पार्ट भी, इसके बारे में आप ज्यादा जानते हो, फोस्फोप्रोटीन करके नाम सुना होगा ना आपने। फोस्फोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द मिल्क एंड एग, लो जी फोस्फोप्रोटीन नाम आती यहां भी आ गया, फोस्फोप्रोटीन, मिल्क एंड एग। लेकिन ना इसके बारे में थोड़ा सा ना पेपर सेटर भी ज्यादा फोकस करता नहीं है, वो देखता है कि फ्लोर एपेटाइट का फॉर्मूला पूछ लो बच्चे से, कैल्शियम फोस्फेट का जनरल फॉर्मूला लिखो, इंटू 3 कर दो तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, Ca9 हो जाएगा, PO4 होल 6 हो जाएगा, फिर फ्लोर एपेटाइट करोगे तो CaF2, और अगर आप लोग हाइड्रोक्सी एपेटाइट करोगे तो CaOH होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसके बाद
हमारा टारगेट अगले एलिमेंट्स के बारे में जो धीरे धीरे रेयर होते चले जाएंगे। फोस्फोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मिल्क एंड आर्सेनिक एंटीमनी की बात शुरू हो गई है, जो रेयर होते चले जाएंगे। आर्सेनिक एंटीमनी, ए एस आर्सेनिक और एस बी स्टिबियम है, स्टिबियम। एंटीमनी का मतलब होता है एंटी नेचर ऑफ मोनो मोनो, मतलब अकेला नहीं रहता, हमेशा कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है एंटीमनी। स्टिबियम इसका नाम है, वैसे लैटिन नेम स्टिबियम, एसबी फॉर स्टिबियम, स्टिबियम, एसबी फॉर स्टिबियम। और ये लो जी बिस्मथ कैसे मिलते हैं? फाउंड मेनली एज सल्फाइड मिनरल्स। तो ये AS2S3 के फॉर्म में, ये Sb2S3 के फॉर्म में, ये Bi2S3 के फॉर्म में, मतलब सल्फाइड मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं। मोस्कोवियम की बात कर ले, ये मैंने आपको बोला था कि 92 के बाद सारे मैनमेड है। मोस्कोवियम की बात कर ले तो मैंने आपसे क्या बोला, जो भी आपके पास आफ्टर 92 है, जो भी आपके पास आफ्टर 92 वो मैनमेड है, क्लियर ना? तो ये जो रेडियो एक्टिव है, तो ये जो आपके पास मोस्कोवियम होएगा, क्लियर है? ये पहले ही बता चुका था मैं आपको, रेडियो एक्टिव और नाम सुनते ही बोल देना रेडियो एक्टिव है, क्योंकि ये 100 के बाद आ रहा है। इज अ सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट, इट इज सिंबल इज MC एंड एटॉमिक नंबर इज 115। तो यहाँ लिख दो 115। और वैसे भी 83 में आपने 32 जोड़ना था, सीधे आ जाना था। मैजिक नंबर जोड़ते ना पीरियोडिक टेबल वाला, 2 8 8 डबल 18 डबल 32, जैसे ही तुमने 83 में 32 जोड़ना था 115 आ जाना था इमीडिएटली। ठीक है जी। और एटॉमिक मास तो यहाँ 289 लिख दो, ज्यादा टेंशन लेने की नीड है नहीं। एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन वो बाद में सीखेंगे, चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, वहां जाके सीखेंगे, अभी नीड नहीं है। बस ये कि नई एनसीईआरटी में ऐड हुई है 2-4 लाइनें। मोस्कोवियम के बारे में 2 साल पहले की एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, क्लियर ना? ड्यू टू वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ एंड अवेलेबिलिटी इन वेरी लिटिल अमाउंट, इट्स केमिस्ट्री इज येट टू बी स्टैब्लिश्ड। इसका मतलब ये अब अपने हाथ खुद खड़े कर देगा कि हम इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते, हम इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते मोस्कोवियम के बारे में, अगर आप मेरी बात को सुन समझ पा रहे हैं तो। Except for moscovium, important atomic and physical properties of other element of the group along with their electron configurations are given in 7.1। मतलब आगे मैं लेके आ रहा हूं। अब तक पिछले 2-3 पेजेस में अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो जल्दी से मेरे से बात कर लो। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 से 18 है। जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS2 Np 1 to 6 है। हीलियम का प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है, बट इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं कर रहा है। सेकंड पीरियड के मेंबर्स में मुझे गलती से भी कहीं डी ऑर्बिटल दिखने नहीं, तो इसीलिए वो अपना काफी सारी प्रॉपर्टीज लिमिटेड कर लेंगे। थर्ड ऑनवर्ड्स मुझे डी ऑर्बिटल दिखते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में मेटल भी है, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड भी है। 13 से 18 तक का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 तो होगा ही नहीं, P6 तक खत्म हो जाएगा। और जो 15वां है पिनिकोजन है, 16वां कैल्कोजन्स है, 18वां हेलोजन्स है, 17वां हेलोजन्स है, 18वां नोबेल गैसेज है। और उसमें से 13-14 ग्रुप आप पढ़ चुके ऑलरेडी। फिर एक लीडरशिप नीचे उतारोगे तो जो राइट साइड है, राइट अपर पार्ट, वहां नॉन मेटल है और लेडर के आसपास मेटलॉइड है। और जो लेफ्ट बॉटम है, लेफ्ट साइड है जो, क्लियर ना, वहां आपको मेटल्स दिखते हैं। उसके बाद मैंने नाइट्रोजन की अकरेंस 78% बाय वॉल्यूम बता दी है। अर्थ क्रस्ट में चाइल्ड और इंडियन सॉल्टपीटर के फॉर्म में मिलता है। ये KNO3 इंडियन है और NNO3 चाइल्ड है। और अमाइनो एसिड में तो आप जानते ही हो, स्मार्ट हो। फिर एपेटाइट फैमिली, Ca3PO4 होल ट्वाइस का थ्राइस कर दो, Ca9PO4 होल 6 डॉट CH2। फ्लोरो हो फ्लोरोएपेटाइट, क्लोरो हो क्लोरोएपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो दांतों का इनेमल बनाता है। इसके अलावा बोन्स में और लिविंग सेल्स में मिलता है। और मिल्क और एग में फोस्फोप्रोटीन। आर्सेनिक एंटीमनी, बिस्मथ अपने सल्फाइड के फॉर्म में। मोस्कोवियम रेडियो एक्टिव है, इसकी केमिस्ट्री हमें ज्यादा पता नहीं है। बोलो भाई। लो जी, अब आपके पास एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स हैं। इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इस टेबल का पूरा पोस्टमार्टम करने से फायदा बड़ा होने वाला है, क्लियर ना? सुनो, सबसे पहली बात, एटॉमिक नंबर 7 + 8 15 प्लस यहाँ 18 33 प्लस 18 51 प्लस 32 10 प्लस 32। कोई एक पता होएगा तो आगे सारे बनाए जा सकते हैं। 2 8 8 डबल 18 डबल 32 अगर पीरियोडिक टेबल पे नजर मारी हो, क्लास थी 11th।
टू 88, 88, 32। ठीक होगी बात। चलो, एटॉमिक मास पे ज्यादा काम नहीं करना होता कभी ना, एटॉमिक मास सामने वाले का काम होता है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन लगातार इंक्रीज कर रहा है, ये होना भी चाहिए था, एज पर रूल होना भी चाहिए था। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी बताया जा चुका है आपको, 2p3, 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 2p3। बस जैसे तुम लोगों ने 15वां ग्रुप लिया, 15वें ग्रुप का एंटीमनी लिया, वहां से डी की एंट्री होगी आपके सामने। और जैसे तुम लोग 83 वाली सीरीज में आए तो वहां तुम्हें एफ भी दिखने लग गए। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो 58 से 71, इसी के बीच में लेंथेनॉइड्स मिलेंगे ना तुम लोगों को, लेंथेनॉइड्स। ठीक होगी बात। हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जीज 3 टाइप की हुई, आयोनाइजेशन एनर्जीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 है, NH2NP3 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड आयोनाइजेशन, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज। और जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं उनमें से मैक्सिमम को इंफॉर्मेशन होगी कि कंजक्टिव वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन एनर्जी की कंजक्टिव वैल्यू बढ़ती है, कारण है ना, न्यूट्रल से निकाला, फिर मोनोकटाइन से निकाला, फिर ट्राइकटाइन से निकाला, दो जी। बस एक छोटा सा क्वेश्चन, जब आप, अगर पहले तो मना ही किया था मैंने कि अब इसकी बुक पे जाना मत, नहीं तो फिर कंफ्यूजन लेवल डेवलप करोगे आप। और 100% गारंटीड मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि इसका वर्ड टू वर्ड आप चार चार बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, तो आप बड़े बेनिफिट में चले जाओ, बहुत ज्यादा बेनिफिट में चले जाओ। क्योंकि एंड में बच्चे को नीट से पहले इसी पे आना होता है, तो फिर जरूरी मगजमारी करे, पहले से ही फोकस्ड करके चलो ना। एंड में बच्चा करता क्या है, जब 13 से लेकर 18 तक के 100 पन्ने देखता है ना, 100 पेज, तो कहता है छड्डो यार, अपने एनसीईआरटी ठीक है, पहली एनसीईआरटी की अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बना के रखो यार, कट 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 1 घंटे में रिवीजन मार लो। पहली समझदारी दिखाओ ना, वेरी फर्स्ट डे समझदारी दिखाओ। नुकसान में क्यों जाए हम लोग ना, जब हमें पता है, सब कुछ पता होने के बावजूद भी गलती करें, है ना। लो जी, तो कहीं ना कहीं मेरे पास 14, 28, 47, 45, 1000, 2000, 3000, 9, ये तो पता चल गया कि फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ अगर आएगी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज हमेशा 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 क्या होती है, बढ़ती है। पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है, इसकी वजह है। इसकी वजह क्या है, मैंने बताया भी आपको कि पहले इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल से निकलता है, एंड देन मोनोकटाइन से निकलता है, फिर डाइकटाइन से निकलता है। क्लियर ना। रिमूवल धीरे धीरे डिफिकल्ट होता चला जाएगा। अब है टॉप से बॉटम, चलिए हम लोग टॉप से बॉटम, 1400 टू 1012, 947, लो जी, बढ़िया काम हो गया। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स। वैसे तो और भी फैक्टर है, वैसे तो और भी फैक्टर है, सबके बारे में बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल जैसा कवरेज मिल जाएगी, करेंगे, मौका लगते लगते सारी बातें करेंगे। बस इससे बाहर नहीं जाएंगे, लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे हम लोग ना, ठीक है। तो हमने देखा जी टॉप से बॉटम जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप क्या कर रही है भाई, डिक्रीज। कोई एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है। कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज 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 करती जा रही है, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह उसका साइज है। ठीक होगी बात। चलो, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी सिंपल वे में डाउन टू ग्रुप क्या करती जा रही है, डिक्रीज। थोड़ा सा जाकर नीचे सिमिलर मिली, उसकी वजह होता है लेंथेनाइड्स की एंट्री। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम मिलती है, और वैसे भी अगर थोड़ी सी भी समझदारी दिखाओ ना, देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट द गेम ऑफ, नॉट द केस ऑफ, नॉट द फिनोमिनन ऑफ मेटल्स। वैसे भी वहां जाके बात ही नहीं करनी चाहिए कि अपनी, देखो ये टेंडेंसी तो शो करनी करनी है, लेकिन 1.9, 1.9 मतलब बहुत सुपर पुअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई है। दिस हैव नो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पे इलेक्ट्रॉन। भाई अट्रैक्ट तो तब करेंगे ना जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। सारी बातों का पोस्टमार्टम करके देखो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड ये बनाते ही नहीं है, तो भूल जाओ ना इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनी। हाँ, फिर भी मान लो आपके दिमाग में आ गया बराबर क्यों है यार, इसका रीजन चाहिए हमें, तो मैं रीजन बता रहा हूँ आपका, क्या कि इसका तो साइज छोटा था, लेकिन इसका कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का, तो यहां तक तुम्हारे पास क्या लग गया,
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन वर्किंग हो गया। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन का मतलब क्या हो गया, अगर अब कभी सुना हो तो अच्छी बात है, ईएनसी बढ़ना। कोई एटम छोटा हो गया ना अगर साइज में, तो हु वन इज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, ईएनसी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बोलो भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद कोवलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं। कोवलेंट रेडियस लगातार बढ़ रहा है, 70 से 110, 721, 741, 7 लोग टेंशन फ्री होकर लगातार बढ़ाते हैं। लेकिन एक बात देखो आप, नाइट्रोजन से जब फॉस्फोरस तक आ रहे हो ना, इंक्रीज ज्यादा है, 40 पिकोमीटर का है, क्योंकि डी नहीं थे ना, फिर आगे डी मिल गए, तो साइज में ईएनसी बढ़ने से क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक ज्यादा बढ़ा, फिर बढ़ा लेकिन उतना नहीं है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। बिस्मथ का एक बार साइज देखना, सिर्फ 7 पिकोमीटर बढ़ रहा है, तुम्हारे दिमाग में खुद ही बात चली जाएगी कि इसका ईएनसी कितना रिच हुआ है सडन। बिस्मथ का साइज ना सिर्फ 7। क्या हमें याद रखना, अरे याद नहीं करना, अभी एनालिसिस कर रहे हैं तो ये बातें तो बोलनी पड़ेगी ना, कंक्लूजन निकाल के कॉपी में डालने पड़ेगा ना, जिससे फाइनल टच दे। तुम्हारे दिमाग में इतना चाहिए नाइट्रोजन से फॉस्फोरस ग्रोथ ज्यादा थी, क्योंकि डी थे नहीं, तो कुछ इन्फ्लुएंसिंग आई नहीं। लेकिन यहां से भी डी की एंट्री हो गई है, यहां से डी की एंट्री हो गई है, लेकिन यहां आते आते एफ की एंट्री भी हो गई है। तो जब आप एंटीमनी से बिस्मथ की तरफ जा रहे हो, तो साइज में कोई खतरनाक चेंज नहीं आ रहा, 6-7 पिकोमीटर का आ रहा है। और 6-7 पिकोमीटर का अगर गैप आ रहा है, मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ा गैप है वो, और होना भी इसलिए चाहिए क्योंकि यहां आकर एफ की एंट्री भी हो गई है। बोलो भाई। अब ना आयनिक रेडियस को लेकर जनता ना कंफ्यूज होती है कई बार, वो कंफ्यूजन हम खत्म कर दें। आयनिक रेडियस को लेकर देखो, पहले मैं नाइट्रोजन पे जाऊंगा तो -3 होएगा, नाइट्राइड। फॉस्फोरस पे जाऊंगा तो फॉस्फाइड पे यहां तक साइज बढ़ेगा, ये दोनों -3 है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस, उसके बाद फिर मैं आर्सेनिक पे जा रहा हूं, तो आर्सेनिक के लिए उसने अभी भी बी लगाया है, तो बी नीचे किसके लिए लिखा है उसने, बी लिखा है उसने माइनस के लिए, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक लो जी, साइज बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं एंटीमनी पे गया, बच्चे कंफ्यूज, साइज कम कैसे हो गया। भाइयों और बहनों, ये अब एंटीमनी आपका +3 और बिस्मथ भी आपका +3। सोचो, न्यूट्रल से 3 इलेक्ट्रॉन कम और एनायन से 6 इलेक्ट्रॉन कम। ठीक है, तो सोचो एनायन तो बड़ा ही होएगा ना साइज में, और दो कैटायन सेम कंपेयर कर रहे हो, तो श्योर है कि बिस्मथ एज कंपेयर टू एंटीमनी बड़ा होएगा। तो जब इस पे वो ए बी देखो ना, बी सी ऐसे लिखे देखो, तो समझ जाना कि नाइट्रोजन का नाइट्राइड कंपेयर कर रहा है, फॉस्फोरस का फॉस्फाइड कंपेयर कर रहा है, आर्सेनिक का आर्सिनाइड कंपेयर कर रहा है, मतलब -3 -3 -3। तो ठीक है, ट्रेंड फॉलो हो गया, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। क्योंकि जैसे ही तुम एंटीमनी बिस्मथ पे गए, तो भाइयों और बहनों वो कवर क्या कर रहा है, +3। हे महान जनता, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि अगर -3 और +3 में कंपेयर करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन का गैप आ गया यार, और सडन 6 इलेक्ट्रॉन किसी में कम हो रहे हैं, तो साइज का कॉन्ट्रेक्शन तो होएगा यार। जो नाइट्रोजन है ना, उसके प्रोटॉन 7 है और इलेक्ट्रॉन 10 है, जबकि तुम्हारा जो एंटीमनी है प्रोटॉन, और अगर मैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी पे जाऊं, तो जितने प्रोटॉन है उससे 3 कम इलेक्ट्रॉन है, तो ईएनसी तो बढ़ गया, साइज में कॉन्ट्रेक्शन होना ही होना था। एमपीबीपी कोई इश्यू नहीं होता है, पी ब्लॉक में तो कम से कम नहीं होता है। तो टेबल देखो, इग्नोर कर सकते हो, हाँ कोई ट्रेंड समझ में आ रहा हो, जैसे 63, भाई 63 की वजह क्या है, गैस है। नाइट्रोजन का ओनली 63 केल्विन, क्योंकि ये गैस है। तो गैस का काय का मेल्टिंग पॉइंट होता है, भाई इसको 63 पे सॉलिड बना लिया उसने, 63 से नीचे सॉलिड है, 63 केल्विन।
और 63 आती खट से क्या कर जाएगी, मेल्ट कर जाएगी, और बॉईल कर जाएगी कितने पे, 77 पे। क्या हमें याद करना है? बिल्कुल नहीं याद करना। अब ट्रेंड देखो, बढ़ रहा है, फिर एंड में आकर फिर घट रहा है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगी साइज बड़ा होने पर। चैप्टर का नाम सॉलिड, जितना बड़ा साइज होएगा खाली जगह ज्यादा हो जाएंगी, मेटल का सॉलिड वीक हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ आपको, अगर यहाँ थोड़ा सा कूल रहना हो, चिल मारना हो ना, तो बड़ा आसान तरीका है क्या, कि एमपीबीपी पी ब्लॉक में उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। मेरे पास रिकॉर्ड नहीं इनके बारे में ना, कोई कि कोई क्वेश्चन पूछ रखा हो। डेंसिटी टॉप से बॉटम इंक्रीज करती जा रही है। नाइट्रोजन गैस फॉर्म में 0.879, लेकिन उसको 63 केल्विन पे मेजर किया हुआ है, सॉलिड फॉर्म में लेकर मेजर किया हुआ है। इसके ऊपर जो लिखा है ना, ई लिखा है, क्या लिखा है इसने, और नीचे उसको मेंशन किया एट 63। मैं तो सोचो गैस की डेंसिटी पानी के बराबर होती जा रही है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अपने दिमाग से भी तो सोचो यार, गैस की डेंसिटी 0.879, इसमें कंफ्यूजन ऐसे कैसे लिख सकता है, लेकिन नीचे मेंशन किया उसने क्या, कि भाई साहब ये मैं ना उसको 63 केल्विन पे लेके मेजर कर रहा हूँ सॉलिड फॉर्म में लेकर। अगर नाइट्रोजन सॉलिड फॉर्म में हो ना, तो 1 लीटर में 879 ग्राम्स है। अगर नाइट्रोजन सॉलिड फॉर्म में हो तो 1 लीटर नाइट्रोजन में 879 ग्राम्स है। ये मतलब है इस बात का। पता नहीं आप समझते हो कि नहीं इन बातों को। चलो, तो इसी टेबल को अब इसने वर्ड टू वर्ड यहां समझा रखा है। अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। क्या मेहनत करनी है? मैंने आपको दिया 1 मिनट, अब आप खुद इजी जोन में चले जाओगे, 1 मिनट में इसको पढ़ना। टेबल पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। पक्का? मैंने पढ़ाना है, कोई भी सिंगल लाइन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 है, ठीक हो गया। हाफ फील्ड है तो थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा है। हाफ फील्ड है ना बच्चे, तो स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली थोड़ी ज्यादा है, एक्स्ट्रा स्टेबल। कुछ पीछे लिख चुके हैं तो अलग से नोट्स बनाने की नीड नहीं है। जिससे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा वो, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेगा तो उसमें आपके दिमाग में क्या जाएगा, NH2 NP3, और नीचे क्या लिख दोगे, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड तो थोड़ा सा क्या हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबल। एक्स्ट्रा स्टेबल, इसके इन्फ्लुएंसेस हमें मिलेंगे बाद में, इसके इफेक्ट्स भी आएंगे हमारे पास बाद में। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बिना टेंशन के, एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस बिना टेंशन के टॉप से बॉटम क्या कर रही थी, इंक्रीज। और कैटायनिक एनायनिक सारा आप पीछे देख के उसके नोट्स बना चुके हो। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्या था, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, और I1 से I2 से, तो वापस नोट्स बन गए इसके। एक और कंपैरिजन किया हुआ है अगर आपने समझा हो तो, ग्रुप नंबर 13, 14 और 15 और 16। ठीक है जी। हमें पता है अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन कर रहे हो, पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं मान लो, 13 से 14 का ज्यादा क्योंकि साइज छोटा हो रहा है, 14 से 15 का ज्यादा बिल्कुल, लेकिन 15 का 16 से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी बताया था आपने, शायद सुना हो। हाँ जी, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही जा रही है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन उससे अफेक्ट होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अफेक्ट होती है। बोलो जी, कोई कंफ्यूजन हो तो बात कर लो।
चलो थोड़ा सा इस पे भी रहम कर दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे पढ़ना। पीछे बना लिए थे नोट्स हमने। पक्का? हाँ जी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं जी। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक। पहली इंफॉर्मेशन, ऑल एलिमेंट्स आर पॉलीएटॉमिक। अब जैसे ही पॉलीएटॉमिक लिखा तो ब्रांचेस खुल गई। नाइट्रोजन हमारे पास डाइएटॉमिक है, एन ट्रिपल एन। उसके पीछे वजह ग्रुप नंबर 13-14 से निकल के आ रही है। उसके पीछे वजह निकल के आ रही है ग्रुप नंबर 13-14 से। जिसका भी साइज छोटा होगा ना पुत्र जी, वो पी पाई बॉन्डिंग में कैपेबल हो जाएगा। जिसका साइज बड़ा होगा तो इसको मैं थोड़ा सा लिखूंगा इसके नीचे, यहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग इनवर्सली टू साइज। साइज अगर स्मॉल है तो पी पाई बॉन्डिंग कैपेबल है। ऐसा ही कार्बन डाइऑक्साइड में हुआ था, ऐसा ही कार्बन डाइऑक्साइड में हुआ था। जबकि SiO2 में ऐसा हो नहीं पाया। ग्रुप नंबर 14 की बात कर रहा हूँ, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये नहीं कि वो वहां पढ़ा तो ये भी पढ़ पाओगे, नहीं, ये इंडिपेंडेंट है पूरा। ग्रुप नंबर 15 इंडिपेंडेंट है, अकेले को पढ़ लो चल जाता है काम। लेकिन सबसे लंबा ग्रुप है। पेशेंस फुल इसको सुनना है तो 16 नंबर में आराम से इजीली चल पाओगे। पी पाई बॉन्डिंग है कि साइज इसका स्मॉल है, दैट्स व्हाई इट इज कैपेबल टू मेक द डिस्क्रीट यूनिट, डिसकंटीन्यूअस यूनिट। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े तो आगे जाने पर हमें डायटोमिक गैस हमें पता चल गया। वेल ऑल अदर आर सॉलिड, ये तो गैस हो गया। बाकी जितने बच गए वो सारे के सारे सॉलिड्स हैं। लेकिन उसमें से P4 हो गया, जैसे AS4 हो गया, ये टेट्रा एटोमिक फॉर्म में मिलते हैं। P4 का स्ट्रक्चर भी सीखेंगे हम लोग, इसके एलोट्रोप भी सीखेंगे। क्लियर? नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस आर नॉन मेटल, पहले लिखा जा चुका है। आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड पीछे लिखा जा चुका है। बिस्मथ मेटल ही पीछे लिखा जा चुका है। इट इज ड्यू टू द डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। ऐसा क्यों हो रहा है? मेटेलिक करेक्टर बढ़ते क्यों जा रहे हैं? तो इसको मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेटेलिक करेक्टर्स इंक्रीज क्यों हो रहे हैं? इसलिए इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है। जितना बड़ा साइज होएगा आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, और जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, और मेटल किसको बोलते हो मेरे ख्याल में तो पता ही होएगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो। साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन भी इजीली हो रहा है। साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन भी इजीली हो रहा है। साइज अगर लार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन भी इजीली हो रहा है। ठीक है जी। तो मेटेलिक करेक्टर्स डायरेक्टली टू साइज, इनवर्सली टू आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन। ऊपर का स्टेटमेंट हमने नीचे लिख दिया है क्या? दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी। साइज बढ़ता जा रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी को कोई पूछ ले जनरल में तुमसे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने पढ़ रखी है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज भी हमने पढ़ा होगा। वो एलिमेंट जिसका एसआरपी कम है, एसआरपी कम है, ओके, वो तो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होता है, ओके ओके ओके। इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हाँ बिल्कुल है। तो उतना अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उतना अच्छा मेटल है। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर आपने सुना हो तो। चलो जी, दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। ठीक होगी बात? दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंड इंक्रीज वाली बात तो समझ में आने के बाद आगे बीपीज इन जनरल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, बट द मेल्टिंग में थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला है। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? उसका साइज, उसकी मेटालिक बॉन्डिंग। तो वो मैटर में बीपीएमपी मेरे लिए ना पी ब्लॉक में मैटर ही नहीं करते। लेकिन बड़ी अच्छी लाइन है जिसमें, जिसको तुम्हें यहाँ लिखना चाहिए। जितने भी एलिमेंट है सारे एलोट्रोपी शो करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी। ऑल एलिमेंट पॉलीएटॉमिक है, नाइट्रोजन डायटोमिक है, फॉस्फोरस टेट्रा है, आर्सेनिक टेट्रा है। क्लियर? सभी पॉलीएटॉमिक है। तो नंबर 2 पे लिख रहा हूं, सारे के सारे एलिमेंट्स ने एलोट्रोपी शो करनी है। एलोट्रोपी तो पता होगी ना आपको, एक एलिमेंट का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर बदल जाए
और बेस्ट एग्जांपल अगर पिछले साल का ग्रुप नंबर 14 का कार्बन पढ़ा हो, कार्बन का डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन एटसेट्रा, बोलो जी। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज पे एंट्री हो रही है अभी हमारी, केमिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान से सुनते रहना और समझते जाना। केमिकल प्रॉपर्टीज कहां पर बेटा? डायटोमिक था ना वो, इसीलिए वो रह गया हमसे, ये इस ऊपर वाली लाइन में लिखा होगा, वो नाइट्रोजन डायटोमिक था, दैट्स वाई। क्लियर ना, वो लिख लेना, तो यहाँ लिख लेना, ये मेरी गलती है, वो डायटोमिक है ना, तो उससे ऊपर जा नहीं पाएगा। अगर एक्सप्लेन भी करना पड़ता है ना, तो ये एक्सप्लेन करोगे ये भाई साहब डिस्क्रीट है, इसका तो इंटरनल स्ट्रक्चर, अब गैस का क्या इंटरनल स्ट्रक्चर बदलेगा? एलोट्रोपी क्यों आती है? एलोट्रोपी इसलिए आती है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर बदल रहा है, ये तो गैस है, इसका काय का इंटरनल स्ट्रक्चर बदलेगा? लिक्विड सॉलिड हो तो, सॉलिड हो तो और अच्छा रहता है, सॉलिड्स में एलोट्रोपी है, सॉलिड्स में एलोट्रोपी है, ठीक है। चलो, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड द ट्रेंड इन द केमिकल रिएक्टिविटी, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लो। पी ब्लॉक एलिमेंट में रिडोक्स चैप्टर की एंट्री हुई है, तो मैक्सिमम इनका ग्रुप नंबर के बराबर होएगा, अगर आपने लाइनें कभी सुनी हो पिछले साल, +5, और इनका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होएगा वो -3 होएगा। हमेशा का रूल है ऑक्सीडेशन नंबर का, मैक्सिमम शुड बी इक्वल टू द ग्रुप नंबर एंड मिनिमम शुड बी इक्वल टू द ग्रुप नंबर -8। ये रिडोक्स चैप्टर में सिखाते हैं हम लोग, मैक्सिमम इक्वल्स टू द ग्रुप नंबर और मिनिमम इक्वल टू ग्रुप नंबर -8, तो फॉस्फाइड, नाइट्राइड, आर्सेनाइड एटसेट्रा। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक रेंज बना दूं -3 से लेकर, ठीक है जी, धीरे धीरे आगे बढ़े हम लोग, तो -1 से, 0 से, +6 से, +3 से लेकर +5 तक, ये रेंज मिलेगी आपको, एक ऑक्सीडेशन नंबर की एक रेंज मिलेगी आपको, -3, +3, +5, ये इनके कॉमन ऑक्सीडेशन है, लेकिन रेंज मिलती है, मैंने आपको बता दी है, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो। नंबर 2, वो कह रहा है टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3, वो तो घटी गई, मेटेलिक करेक्टर घटता जा रहा है, -3 का टेंडेंसी, -3 का जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहा है? रीजन, मेटेलिक करेक्टर्स बढ़ रहे और मेटल थोड़ी माइनस शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे। यहां तक की बात कंप्लीट हो गई है। उसके बाद कह रहा है इनफैक्ट लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप बिस्मथ हार्डली फॉर्म्स एनी कंपाउंड इन -3, उसके लिए भी इसको पता है किसके साथ भेजना पड़ेगा? फर्स्ट सेकंड डे वालों के साथ, तब जाकर कोई पॉसिबिलिटी इसकी बन सकती है, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है, हार्डली कह रहा है, ठीक है जी। तो उसने कहा जी इनफैक्ट लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप बिस्मथ हार्डली फॉर्म्स एनी कंपाउंड इन -3 स्टेट। द स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये नाम आपने सुना होगा कि कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से दो कम, कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से दो कम, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका रीजन है। कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से दो कम अगर कुछ शो कर रहा है, पेयर बिकम्स इनर्ट, पेयर बिकम्स इनर्ट, पेयर बिकम्स इनर्ट, और ये करेक्टर होता है हैवी एलिमेंट्स के अंदर, ये करेक्टर होता है हैवी एलिमेंट्स के अंदर। जैसे तुम्हारा बोरोन फैमिली का थीलियम हो गया, थर्ड ए का थीलियम +1 शो करता है, तो पेयर बिकम्स इनर्ट। फोर्थ ए का 14th ग्रुप का बेचारा लेड 4 की जगह 2 शो करता है। इस ग्रुप का, जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा सिलेबस है, ये हमारा 5वां ग्रुप है। इसका जो आपके पास बिस्मथ है, ये इंस्टीड ऑफ +5 क्या शो कर रहा है? +3, ठीक है ना, +5 बनाने की टेंडेंसी घटती जा रही है।
द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप द ओनली वेल। क्लियर? एक एग्जांपल अगर आपको सीखना है इन +5 तो है BiF5, और वो तो होना भी था। फ्लोरीन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चैप्टर रेडोक्स। इसका ई नोट अप्रोक्सीमेट 2.89 के आसपास है। तो इतना खतरनाक अगर किसी का ई नोट होएगा, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बिस्मथ को क्या कर देगा वो, +1 +2 +3 +4 +5 तक लेके जा सकता है। ठीक है जी, ये लाइन मैंने आपको बता दी। स्टेबिलिटी ऑफ +5 डिक्रीज कर रही है, +3 डिक्रीज कर रही है, इसकी वजह नेट पे इफेक्ट है। नाइट्रोजन +1, नाइट्रोजन +2, नाइट्रोजन +3, नाइट्रोजन +4, नाइट्रोजन +5, लेकिन रूल ब्रेक नहीं करेगी, रेंज में रहेगी। मिनिमम -3, मैक्सिमम +5, रेंज में रहेगी। ठीक है जी। नाइट्रोजन एग्जिबिट्स +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, मैंने दिखा दिया आपको, व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ। However, it doesn't form compound in +5 oxidation state with halogens, as nitrogen doesn't have d orbital to accommodate electrons from the other element to form bonds. Phosphorus also shows +1 +4. Clear? कुछ ऑक्सो एसिड्स में, तो मैं फोस्फोरस के बारे में लिख रहा हूं, ये देखना ऑक्सो एसिड आपको ध्यान ही होगा, H3PO2। फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो, +1, और एक P2O4 बनता है, इसमें निकाल के देखो, ठीक है जी। कुछ आइडिया मिला क्या बोल रहे हैं हम लोग? तो अगर मेरा रिडोक्स चैप्टर ठीक ठाक हो ना, सारी बातें वही इंफॉर्मेशन में आती है। मेरे रिडोक्स के नोट्स देखोगे तो मैं ग्रुप नंबर 15 के बारे में सारी बातें बोल देता हूँ कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम टेंडेंसी टू शो द +5 डिक्रीजेस, +3 इंक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिस्मथ कैन शो द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बट with fluorine, because fluorine is a powerful oxidizing agent, it can unpair the electron of bismuth। ये सारी बातें वो बोलते हैं हम लोग। नाइट्रोजन के साथ है तो नाइट्रोजन का N2O+1 है, इसका नाम है लाफिंग गैस। NO आपका +2 नाइट्रिक ऑक्साइड है। फिर आगे पता ही आपको, अब आगे टेबल भी आएगी एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की, वो भी बात करेंगे हम लोग। एक बात और रेडॉक्स चैप्टर से, अगर कोई अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो ना, इंटरमीडिएट में, इफ एनी एलिमेंट इज इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई एलिमेंट इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर कोई एलिमेंट इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसकी टेंडेंसी होगी डिसप्रपोर्शनेशन की। ठीक है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो वहां डिसप्रपोर्शनेशन की टेंडेंसी होगी। क्लियर है? जिसको तुम लोगों ने डिसप्रपोर्शनेशन तो समझते हो ना, हमने सीखा था, चैप्टर का नाम था एल्डिहाइड कीटोन, वहां केनिजेरो रिएक्शन सीखी थी, वहां साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ था, इसको ऑटो रिडॉक्स भी बोलते हैं। तो जैसे इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है HNO2, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा और रिड्यूस भी हो जाएगा। और इस चैप्टर में तो बड़े बढ़िया बढ़िया से एग्जांपल आते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ये +5 हो गया, ये +2 हो गया, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई एलिमेंट अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो वो डिसप्रपोर्शनेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। भाई रिडॉक्स चैप्टर का लाइन है ये, हमने अभी जस्ट रिडॉक्स चैप्टर करवाया बच्चों को 11th वालों को, उनसे ऐसे ढेरों क्वेश्चन पूछे, आउट ऑफ द 4 व्हिच कंपाउंड कैन पार्टिसिपेट इन द डिसप्रपोर्शनेशन, बच्चे देख लेते थे।
नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम कैन पार्टिसिपेट, कोई भी एलिमेंट अपने मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ना हो तो डिसप्रपोर्शनेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑक्सीडेशन करना होगा ना उसने। सदमे में हो, चलो अच्छी बात है। सिमिलरली इन केस ऑफ फॉस्फोरस नियरली ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रही है, डिसप्रपोर्शनेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। मैं तो लाइन लिखती बस, अगर कोई भी एलिमेंट अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, असर्शन रीजन बन सकता है इस पे, जिस 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 नए पैटर्न का हमारा 12वीं का पेपर बन रहा है, और इस बार 2021 के पेपर में भी वही पैटर्न ओबे किया था उन्होंने, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू वाला, मतलब वो असर्शन रीजन नहीं था, सिंपल स्टेटमेंट थे ट्रू फॉल्स के। 2021 का पेपर देखना, वो नहीं था कि फर्स्ट करेक्ट सेकंड करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट करेक्ट सेकंड करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट सेकंड फॉल्स, वो पैटर्न फॉलो ही नहीं किया उन्होंने। उन्होंने 12वीं वाला पैटर्न फॉलो किया जो नया सीबीएसई में डाला हुआ है। नीट में भी वही फॉलो किया उन्होंने, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी होगी, ठीक है जी। तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होने के केस में मैंने आपको बार बार बोला, ऑटो रिडॉक्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, डिसप्रपोर्शनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। फोस्फोरस का आपको याद होगा, फोस्फोरस, Na, H2, PO2, वाटर, 133 13, ये कोड बच्चों को याद करवा देते हैं हम लोग। ये कहाँ चला गया भाई, PH3 है, फोस्फोरस है, ये मैंने क्या, ये थोड़ी सी गलती है, NH लिखना था। ओए इस पर मत लिखना, बेसिक मीडियम में 133 13, तो यहाँ आपके पास 13 Na, H2, PO2, ये -3 में चला गया, ये +1 में चला गया, Na H2PO2, ये +1 में चला गया, 13। 11वीं के रिडॉक्स चैप्टर में बैलेंसिंग आती है, उसके अंदर लिखा हुआ है, इसका कोड बना रखा है जो बड़ा फेमस है, 133 13। लेकिन ऊपर जो लाइन थी ना उसका एविडेंस है, इन केस ऑफ फॉस्फोरस नियरली ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स का डिसप्रोपोर्शनेशन हो सकता है इनटू +5 -3 बोथ इन एल्किलिन एसिड्स। हाउएवर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ बिकम्स इंक्रीजिंगली स्टेबल, हो तो बताया था टॉप से बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ द +3 क्या करती है, बढ़ती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू डिसप्रोपोर्शनेशन। ये ऑक्सीडेशन स्टेट का बात हुआ बच्चे। अब थोड़ा वैलेंसी पे आ जाओ, जैसे उसने पहले नंबर पे हमसे क्या लिखवा लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम एनसीईआरटी के टुकड़े करके ना दूसरे नंबर पे अब हम वैलेंसी लिखने जा रहे हैं कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, आपको पता है मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 4। चैप्टर का नाम था जिसका टेस्ट अभी होना है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। उसमें नाइट्रोजन जब अपनी 3 वैलेंसी में था टर्शियरी अमाइंस के साथ, तो पार्टिसिपेट करता था पिरिमिडल इन्वर्जन में, लेकिन जैसी उसकी चौथी वैलेंसी डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, लेकिन चौथी वैलेंसी से ऊपर होएगा नहीं, 3 नॉर्मल, चौथा बॉन्ड बनाएगा कोऑर्डिनेट। लेकिन फॉस्फोरस बदमाश है, फॉस्फोरस के बाद एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, और जहां भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल है वो 3 वैलेंसी 5 वैलेंसी 6 वैलेंसी तक जा सकता है। PCl3 भी बनता है, PCl5 भी बनता है, और PCl6- भी बनता है। PF5 भी बनता है, PF3 भी बनता है, PF5 भी बनता है, और PF6- भी बनता है। बोलो भाई, कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लो। कंफ्यूजन हो तो बात करो भाई।
चलो, अब आ रहा है जी एनोमलस बिहेवियर, मतलब नाइट्रोजन की बदमाशी, सिंपल स्टेटमेंट है, क्लियर ना। ग्रुप नंबर 13 के अंदर बोरोन की बदमाशी, ग्रुप नंबर 14 के अंदर कार्बन की बदमाशी, और ग्रुप नंबर 15 के अंदर नाइट्रोजन की बदमाशी, क्लियर ना। कैसे? क्योंकि एम्पिटी ऑर्बिटल नहीं है, मैं लिखता हूं समझना, नाइट्रोजन लिखा और एनोमलस बिहेवियर लिखा, हेडिंग तो लिख ही लेते हैं हम लोग। यह लिखा नाइट्रोजन, साइज भाई साहब का स्मॉल, और कोई भी अगर छोटा हो तो बदमाश तो हो ही गई। एम्पिटी ऑर्बिटल्स एब्सेंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई कंपेरेटिवली, ठीक है जी। पी पाई बॉन्डिंग सबसे जबरदस्त, ठीक है भाई। तो साइज छोटा है, एम्पिटी ऑर्बिटल पड़े हुए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है, पी पाई बॉन्डिंग करने में कैपेबल है, अगर वर्ड टू वर्ड सुन पा रहे हो तो नाइट्रोजन के साथ इतने सारे फीचर अलग से जुड़ गए। डी है नहीं, नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ग्रुप ड्यू टू स्मॉल साइज, पहली बात। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरी बात। हाई आयोनाइजेशन, हाँ बिल्कुल छोटा साइज है। एंड नॉन अवेबिलिटी ऑफ डी, ये मैंने सारे लिख दिए सेकंड थर्ड ऐसे रैंडमली। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पीपाई, लो जी ये भी लिख दिया, पी पाई बॉन्डिंग, जो बाकी सब में है नहीं, तभी तो फोस्फोरस P4 के फॉर्म में, फोस्फोरस N2 के फॉर्म में है ही नहीं, मतलब डिस्क्रीट यूनिट है ही नहीं, फैल गया बेचारा वो तो, ठीक है ना। स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है। हेवियर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड, वो तो पता ही है, पीछे लिखा था मैंने। एंड देयर एटॉमिक ऑर्बिटल सो लार्ज एंड डिफ्यूजेस दे कांट फॉर्म इफेक्टिव ओवरलैपिंग। बच्चे हमेशा का रूल है, साइज जितना बढ़ेगा इफेक्टिव ओवरलैपिंग कम हो जाएगी। इसको अगर आप चाहो तो मैं साइड में लिख सकता हूं, इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो, यहां साइज लिख दिया, ठीक है जी। बढ़ेगा तो पी पाई बॉन्डिंग कम हो जाएगी, पाई बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी घट जाएगी। साइज बड़ा होने से इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इफेक्टिवनेस ऑफ द ओवरलैपिंग, साइज बड़ा होएगा, इफेक्टिवनेस ऑफ द ओवरलैपिंग, ठीक है ना, ऑफ द ओवरलैपिंग भी कम हो जाएगी। इफेक्टिवनेस ऑफ द ओवरलैपिंग कम होना मतलब वीक बॉन्ड बनना, तो क्यों बनाएगा भी कोई वो पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड इटसेल्फ वैसे भी वीक है, पाई बॉन्ड इटसेल्फ वैसे भी वीक है, और ऊपर से लार्ज साइज का पाई बॉन्ड बना दिया, लार्ज साइज ऑफ एटम का पाई बॉन्ड बना दिया। पाई बॉन्ड वैसे भी वीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, ऊपर से आपने बड़े साइज का एक वीक ओवरलैपिंग करा दिया, तो फिर तो बॉन्ड वीक हो ही जाना है। दैट्स वाई बड़े वाले एटम्स के अंदर पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, आप ऐसे लिख सकते हो, पी पाई टेंडेंसी फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, ठीक है ना, जो ढेरों बार लिख चुके हो आप लोग। नाइट्रोजन, बस नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, वो पीछे बताया जा चुका है, विद ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन का एग्जिस्टेंस कैसे है? एन ट्रिपल बॉन्ड एन, डिसकंटीन्यूअस यूनिट, जबकि फास्फोरस वगैरह P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना। और इस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं उसमें से काफी बच्चे जानते हैं एक सिग्मा और बाकी तो पाई है। और इसको एमओटी से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, नाम सुना होगा एमओटी का, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है ना। कॉन्सिक्वेंटली इट्स बॉन्ड एनर्जी, 12वीं का परफेक्ट क्वेश्चन थ्योरी में लिखने के लिए, व्हाई द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन मोलिक्यूल इज मच हायर, तो उसका आंसर देना पड़ता है ट्रिपल बॉन्ड। इसलिए तो बायोलॉजी वाले आपको बताते रहते हैं इसकी फिक्सिंग 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 करना बड़ा टेढ़ा काम है। प्लांट्स डायरेक्टली नहीं कर पा रहे, हम तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे, जैसे इनहेल करेंगे वैसे एक्सेल कर देंगे, किसको? नाइट्रोजन को। ट्रिपल बॉन्ड खतरनाक बॉन्ड है, और ये 12वीं के लिए जो सब्जेक्टिव पेपर आता है उसके अंदर बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है।
bond dissociation energy of the N2 molecule is very high. Explain this statement. तो आपको आंसर देना पड़ता है due to triple bond. Smaller size it can form, थोड़ा सा बढ़ा दो बात को 4 लाइनों के अंदर. Due to small size it is capable to form the p-pi bond. और p-pi bond से इसमें क्या बन गया, pi bond. तो वन इन द ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 pi आर देयर, इसीलिए इसका बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट हो गया. ठीक है जी, यहां एंड कर रहा हूं भी आज की बात का. और अब ध्यान करना, पेपर के बाद ना इसको थोड़ा रिवीजन कर लेना, जिससे हम कॉन्टिन्यूअसली चल पाए. और कोई मूड बदले तो मुझे बता देना, जिस दिन हमारी अगली क्लास लगेगी कि हमें सिनॉप्सिस से पढ़ना है या एनसीईआरटी से पढ़ना है, ये आपकी चॉइस है. लेकिन इनऑर्गेनिक मेरा सजेशन आपको मैंने बता दिया, मैं दोनों तरफ तैयार हूं, फुल फ्लैश. ठीक है जी, चलो मिलते हैं. ओके बेटा.